नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम एंड टाइप ऑफ कंट्रोलर्स के बारे में। ये टॉपिक केमिकल प्रोसेस इंडस्ट्री में समझने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा पैमाने में केमिकल प्रोसेस इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। तो इस टॉपिक को समझने के लिए एक एग्जांपल मैं लेता हूँ। सबसे पहले सपोज़ हमारे पास ये एक टैंक है। टैंक में हम एक वाटर सप्लाई दे रहे हैं जिसका इनलेट टेम्परेचर TI है, और इस टैंक में कुछ लेवल मेंटेन किया हुआ है, और इस टैंक के कंटेंट को अच्छी तरह से हम लोग एजिटेट कर रहे हैं, मतलब मिक्सिंग प्रॉपर हो रहा है। और टैंक का आउटलेट जो टेम्परेचर है वो कुछ T मेंटेन हम कर रहे हैं, टेम्परेचर मेंटेन कर रहे हैं टैंक आउटलेट पे। और टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए हमने इसमें एक हीटर एलिमेंट लगाया हुआ है। गोल हमारा ये है कि टैंक का जो टेम्परेचर है वो TR कुछ एक सेट वैल्यू रहनी चाहिए, T रिक्वायर्ड। मैं आपको नंबर्स के हिसाब से बताता हूँ। सपोज टैंक का इनलेट टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है और मेरा T रिक्वायर्ड है 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 10 डिग्री मुझे पानी को गर्म करना है यूजिंग दिस हीटिंग एलिमेंट। अभी सपोज मेरा इनलेट टेम्परेचर चेंज होता है। इनलेट टेम्परेचर 20 डिग्री से 15 डिग्री हो जाता है इनलेट टेम्परेचर। तो मेरा टैंक का टेम्परेचर जो है वो 30 डिग्री मेंटेन करने के लिए मुझे हीटर से ज़्यादा एनर्जी पानी में देनी पड़ेगी। तो ये जो एनर्जी इनपुट बढ़ाना है, हीटर का एनर्जी इनपुट, वो मैं कैसे करूँ? पहला तरीका ये है कि मैं पानी में हीट इनपुट मैनुअली कंट्रोल करूँ। मैं एक आदमी को वहाँ पर हीटर के पास जाके बैठा दूँ, वो टेम्परेचर गेज में टेम्परेचर देखेगा और टेम्परेचर देखकर वो अंदाज़ा लगाएगा कि उसको हीटर का जो नॉब है वो कितना घुमाना है, वो कम या ज़्यादा कर सकता है, और उससे वो टेम्परेचर मेंटेन करेगा। तो उसको क्या क्या चाहिए मैनुअल कंट्रोल के लिए? एक तो टेम्परेचर इंडिकेशन चाहिए, जो वो थर्मोमीटर से कर सकता है या फिर कोई टेम्परेचर गेज से कर सकता है। दूसरा, उसको एक सेट पॉइंट पता होना चाहिए, मतलब रिक्वायरमेंट क्या है, 30 डिग्री टेम्परेचर जो मेंटेन करना है वो सेट पॉइंट है। फिर वो आदमी क्या करेगा, वो टेम्परेचर गेज में जो रीडिंग है और जो सेट पॉइंट रिक्वायर्ड है दोनों को कंपेयर करेगा और खुद अपने हिसाब से नॉब को एडजस्टमेंट करेगा ऑफ हीट इनपुट। तो ये तो एक मैनुअल कंट्रोल हो गया। अब यही कंट्रोल को अगर मैं ऑटोमेटिक कंट्रोल करना चाहूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ये मैनुअल कंट्रोल को मैं ऑटोमेटिक करना चाहता हूँ, ताकि एक आदमी को कंटिन्यूसली मुझे वो सिस्टम के पास बैठाना ना पड़े। तो सबसे पहले तो टेम्परेचर इंडिकेशन ऑटोमेटिक कंट्रोलर को भी चाहिए। तो मैं टेम्परेचर गेज की जगह पर कोई थर्मोकपल या कोई टेम्परेचर ट्रांसमीटर लगा दूंगा, जो कि वो कंटिन्यूस टेम्परेचर मॉनिटर करता रहेगा। तो ये पहला चीज़ हो सकता है। दूसरा ये है कि मैं उस सिस्टम को, ऑटोमेटिक सिस्टम को एक सेट पॉइंट फीड करूँ कि 30 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन करना है, वो भी मैं कर सकता हूँ। थर्ड चीज़ है कि जो ऑटोमेटिक सिस्टम है वो कंपेयर करेगा इंडिकेशन को और सेट पॉइंट को। वो भी बहुत इजी है, किसी भी सिस्टम में हम कर सकते हैं ये चीज़ कॉन्फ़िगर, एक कंपैरेटर ब्लॉक डाल के। और फाइनल चीज़ है कि वो जो कंपेयर करेगा सिस्टम, उसके बाद वो हीटर को एक इनपुट देगा टू एडजस्ट द हीट। अब यहाँ पर आकर ऑटोमेटिक कंट्रोलर्स में एक पेच फंस जाता है कि ऑटोमेटिक कंट्रोलर को कैसे पता चलेगा कि कितना हीट बढ़ाना है, कितना हीट कम करना है। जब हम मैनुअल कंट्रोल कर रहे थे तो इंसान तो अपने ट्रायल एंड एरर से सीख सकता है, लेकिन मशीन के ऊपर हम लोग ऐसा छोड़ नहीं सकते कि वो मशीन ट्रायल एंड एरर से सीखेगी, अदरवाइज बहुत ही ख़राब कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो ये जो चीज़ है कि किस प्रोपोर्शन में हमको हीट इनपुट एडजस्ट करना है टू मेंटेन द वाटर टेम्परेचर, ये एक बड़ा चैलेंज है प्रोसेस कंट्रोल में। अभी सपोज मेरा ये इनपुट टेम्परेचर जो है, टैंक में जो पानी जा रहा है उसका टेम्परेचर कुछ भी 1 डिग्री से इंक्रीज़ होता है। सपोज ये मेरा टाइम 0 है, ये इनपुट टेम्परेचर था TI, और उसमें एक स्टेप इनपुट आता है और ये नया इनपुट टेम्परेचर TI इंक्रीज़ हो गया, इतने अमाउंट से इनपुट टेम्परेचर इंक्रीज़ हो गया।
और मेरा अगर कंट्रोलर में मैंने किसी भी तरह से उसको ट्यून नहीं किया है तो कंट्रोलर कुछ भी एक्शन नहीं ले रहा है, उस केस में मेरा टैंक के टेम्परेचर पे क्या फ़र्क पड़ेगा। सपोज़ मेरा ये टैंक का टेम्परेचर था, अभी इनपुट टेम्परेचर इंक्रीज़ हो गया तो टैंक का टेम्परेचर भी धीरे धीरे इंक्रीज़ होना स्टार्ट होगा और एक नई स्टेडी स्टेट पे जाके वो स्टेबल हो जाएगा। तो ये नया टैंक का टेम्परेचर बन जाएगा, जबकि रिक्वायर्ड जो था TR ये था। इन एब्सेंस ऑफ एनी कंट्रोल पैरामीटर, तो ये नया टेम्परेचर टैंक का एक नई वैल्यू पे जाके स्टेडी हो जाएगा और ये जो डिफरेंस रहता है उसको हम ऑफसेट कहते हैं। अब सपोज़ मैंने कंट्रोलर को ऐसा ट्यून किया कि कंट्रोलर जो है वो इनपुट में जितना चेंज हुआ है उसी के प्रपोर्शनेटली एक्शन लेके हीट को एडजस्ट करेगा। इसको बोलते हैं प्रपोर्शनल कंट्रोलर। तो अगर मैं इसको प्रपोर्शनेटली उसमें ट्यूनिंग पैरामीटर सेट करता हूँ तो क्या होगा कि कंट्रोलर एक्शन लेगा, जैसे ही इनपुट टेम्परेचर बढ़ा तो मेरा टैंक का टेम्परेचर, क्योंकि वो हीट इनपुट कम कर देगा तो टैंक का टेम्परेचर बढ़ेगा थोड़ा सा, बट पहले से कम बढ़ेगा और वो एक नई स्टेडी स्टेट पे जाके स्टेबल हो जाएगा। बट स्टिल वो TR अचीव नहीं कर पाएगा जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर है। भले ही उसका ऑफसेट कम हो जाएगा, ये नया ऑफसेट है विद प्रपोर्शनल कंट्रोलर, बट फिर भी वो स्टेडी स्टेट अचीव नहीं कर पाएगा। तो ये चीज़ को एड्रेस करने के लिए एक दूसरा पैरामीटर होता है ट्यूनिंग का, जिसको हम बोलते हैं इंटीग्रल कंट्रोल। तो इंटीग्रल कंट्रोल अगर हम पैरामीटर डालेंगे उसमें तो कैसा बिहेवियर होगा। सपोज ये टैंक का टेम्परेचर है TR, ये रिक्वायर्ड TR है, तो इंटीग्रल ऐड करने से वो अल्टीमेटली अपना डिज़ायर्ड स्टेट अचीव कर लेगा। वो ऑसिलेशंस आएंगे, उसमें वेरिएशंस आएंगे, बट अल्टीमेटली वो डिज़ायर्ड स्टेट अचीव कर लेगा और कुछ ऑफसेट नहीं रहेगा। तो अगर मैं प्रपोर्शनल कंट्रोलर के साथ इंटीग्रल कंट्रोलर ऐड करता हूँ तो मेरे ऑसिलेशंस तो बढ़ते हैं, लेकिन अल्टीमेटली मेरा स्टेडी स्टेट जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर है वो अचीव हो जाता है। अब ये जो ऑसिलेशंस का प्रॉब्लम है इसको एड्रेस करने के लिए एक तीसरा ट्यूनिंग पैरामीटर होता है जिसको हम बोलते हैं डेरिवेटिव कंट्रोलर। डेरिवेटिव, तो अगर हम इसमें डेरिवेटिव कंट्रोलर भी डालेंगे तो क्या होगा कि इसमें कंट्रोलर विदाउट ऑसिलेशंस और जल्दी स्टेडी स्टेट अचीव कर लेता है। तो ये वाला कंट्रोलर प्रोपोर्शनल भी है, उसमें इंटीग्रल भी है और डेरिवेटिव भी है। तो ये तीनों टाइप के हमने डाले। अब जस्ट एक कंपैरिजन के लिए आपको बता देता हूँ कि सपोज दिस इज T इज इक्वल टू 0, ये मेरा TR था जो स्टेडी स्टेट था। इनपुट में चेंज आया तो अगर कुछ भी कंट्रोलर नहीं है तो एक नई स्टेडी स्टेट पे जाके रुक जाएगा, बट वो अपना जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर सेट पॉइंट है वो अचीव नहीं करेगा। अगर मैं प्रोपोर्शनल कंट्रोलर ऐड करता हूँ तो ये ऑफसेट कम हो जाएगा, लेकिन स्टिल वो अपना रिक्वायर्ड स्टेडी स्टेट अचीव नहीं करेगा। अगर मैं इंटीग्रल ऐड करता हूँ, सपोज मैंने इंटीग्रल कंट्रोलर भी ऐड कर दिया उसमें, तो वो ऑसिलेशन आएंगे लेकिन अल्टीमेटली अपना स्टेडी स्टेट अचीव कर लेगा रिक्वायर्ड टेम्परेचर। और अगर मैं डिफरेंशियल भी उसमें ऐड कर दूँ, प्रोपोर्शनल, इंटीग्रल एंड डिफरेंशियल तीनों टाइप के कंट्रोल पैरामीटर्स डाल दूँ, तो मेरा ये स्टेडी स्टेट भी अचीव कर लेगा और उतना ज़्यादा ऑसिलेशंस भी नहीं आएंगे। अब हर एक कंट्रोलर का अपना एक स्पेसिफिक पैरामीटर्स होते हैं। कुछ एक कंट्रोलर्स ओनली प्रोपोर्शनल कंट्रोल पे चलते हैं, कुछ कंट्रोलर्स प्रोपोर्शनल एंड इंटीग्रल पे चलते हैं, और कुछ प्रोपोर्शनल और डेरिवेटिव पे चलते हैं, और किसी किसी में तीनों पैरामीटर्स हमको डालने पड़ते हैं, प्रोपोर्शनल, इंटीग्रल और डेरिवेटिव, तीनों के तीनों। तो फ्रेंड्स, अभी ऑटोमेटिक कंट्रोल करने के लिए मैंने कंट्रोलर को
ट्यून कर दिया कि अगर कुछ भी डिस्टरबेंस होता है या सेट पॉइंट चेंज होता है तो वो कैसे एक्शन लेगा। इसके बाद हम एक जस्ट इसका ब्लॉक डायग्राम बना के देखते हैं कि कंट्रोल सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम कैसा होता है। कि जैसे हमने देखा था कि टैंक था, टैंक का हम टेम्परेचर मेजर कर रहे थे। ये टेम्परेचर, यहाँ से पानी जा रहा है टैंक के आउटलेट से, यहाँ पर एक थर्मोवेल या टीटी है जो टेम्परेचर को मेजर कर रहा है। ये टीटी क्या कर रहा है, एक कंपैरेटर ब्लॉक है, कंपैरेटर ब्लॉक में इनपुट दे रहा है और इसमें सेट पॉइंट भी आ रहा है। कंपैरेटर ब्लॉक क्या कर रहा है, सेट पॉइंट माइनस मेजर्ड वैल्यू को चेक कर रहा है, उससे एक एरर जनरेट होता है। यहाँ पे एरर जनरेट हो रहा है, ये एरर जो है वो कंट्रोलर में जा रहा है, ये कंट्रोलर है। और कंट्रोलर क्या कर रहा है, बेस्ड अपॉन PID जो हमने प्रोपोर्शनल, इंटीग्रल और डेरिवेटिव इनपुट्स दिए हैं उसके बेस पे वो एक आउटपुट जनरेट कर रहा है और वो आउटपुट वो हीटर को दे रहा है। ये हीटर है और हीटर क्या कर रहा है, अपना हीट एनर्जी वो टैंक को दे रहा है। तो ये ओवरऑल एक कंट्रोल सिस्टम हो गया। तो ये जो कंट्रोल सिस्टम हमने बनाया है इसको हम बोलते हैं फीडबैक कंट्रोल सिस्टम। अब फीडबैक क्यों बोलते हैं कि टैंक का टेम्परेचर चेंज होने के बाद उसका फीडबैक कंट्रोलर को मिलता है थ्रू कंपैरेटर ब्लॉक, और वो फीडबैक के बेस पे PID कंट्रोलर जो है वो हीटर को इनपुट चेंज करने के लिए एक कमांड देता है। कंट्रोलर जो है वो एक आउटपुट जनरेट करता है जो हीटर को मिलता है और हीटर फाइनली टैंक को हीट इनपुट चेंज करता है। तो ये पूरे सिस्टम को हम बोलते हैं फीडबैक कंट्रोल सिस्टम। अभी जैसे एक टाइप का हमने ये कंट्रोल सिस्टम डिस्कस किया, फीडबैक कंट्रोल सिस्टम। ऐसे ही अलग अलग टाइप के बहुत सारे कंट्रोल सिस्टम होते हैं, उनके बारे में हम लोग ब्रीफ में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया फीडबैक कंट्रोल सिस्टम। अभी सपोज यही मेरा टैंक है, इसमें ये वाटर इनलेट TI पे है, इस पे हीटर है, ये आउटलेट टेम्परेचर है। ये आउटलेट टेम्परेचर जो है ये एक टेम्परेचर कंट्रोलर में जा रहा है, TIC में जा रहा है, और ये TIC जो है वो हीटर को एक आउटपुट दे रहा है जिससे ये टैंक का टेम्परेचर कंट्रोल हो रहा है बाय चेंजिंग हीट इनपुट ऑफ हीटर। अब सपोज मेरा TI में कुछ डिस्टर्बेंस हुआ और मैं फाइनल टेम्परेचर चेंज होने से पहले ही उस डिस्टर्बेंस को कैप्चर करके एक कंट्रोलर के थ्रू एक और TIC लगाऊं, TIC नंबर 2, और ये अपना मेन TIC को कुछ इनपुट देगा कि जो इनलेट टेम्परेचर है वो कम या ज़्यादा हुआ है, तो आप उसके अकॉर्डिंगली फाइनल टेम्परेचर चेंज होने से पहले ही कुछ अमाउंट में एक्शन ले लीजिए। तो इस एक्शन को हम बोलते हैं फीड फॉरवर्ड। ये दूसरा कंट्रोलर है, ये पहला फीडबैक कंट्रोलर था। अब मैंने फीडबैक कंट्रोलर के साथ एक और कंट्रोलर ऐड किया, उसको मैंने बोला फीड फॉरवर्ड कंट्रोलर। फीड फॉरवर्ड कंट्रोलर बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता क्योंकि जो भी सिस्टम का वॉल्यूम्स रहते हैं वो थोड़ी बहुत एरर या थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस जो इनपुट फीड में रहता है उसको वो अपने आप ही टेक केयर कर लेता है। नेक्स्ट टाइप का एक कंट्रोलर हम और डिस्कस करेंगे जिसको बोलते हैं रेशियो कंट्रोलर। रेशियो कंट्रोलर क्या होता है, सपोज कोई रिएक्टर है, इसमें एक स्ट्रीम A स्ट्रीम जा रही है, इसका कुछ फ्लो हम मेजर कर रहे हैं, फ्लो ट्रांसमीटर है, और दूसरी एक और स्ट्रीम है वो कंट्रोल वाल्व है इसमें, और ये स्ट्रीम B है, इसका भी हम फ्लो मेजर कर रहे हैं। और ये दोनों जो B कंपोनेंट है दैट शुड बी फेड इन द रिएक्टर इन प्रोपोर्शन टू A। उसका कोई एक रेशियो है, B/A एक रेशियो है, इसी प्रोपोर्शन में B का फीड होना चाहिए रिएक्टर में। तो वो कंट्रोलर क्या करेगा, कंट्रोलर दोनों से इनपुट लेगा,
ए का इनपुट लेगा, ए का कितना फ्लो रेट है, बी का कितना फ्लो रेट है, और ये दोनों का रेशियो कैलकुलेट करेगा बेस्ड अपॉन सेट पॉइंट। रेशियो का जो सेट पॉइंट डालेंगे उसके हिसाब से एक आउटपुट जनरेट करेगा, और ये आउटपुट जो है ये कंट्रोल वाल्व पे जाएगा और उसी हिसाब से बी का कंट्रोल वाल्व खुलेगा। तो बी का जो फीड रेट रहेगा वो ए के प्रोपोर्शन में ही रहेगा। तो बी बाई ए रेशियो जितना भी हम सेट पॉइंट देंगे उसी हिसाब से बी का कंट्रोल वाल्व खुलेगा और वो बी का फीड रिएक्टर के अंदर होगा। इसको बोलते हैं रेशियो कंट्रोलर। एक और चौथे टाइप का कंट्रोलर होता है, उसको बोलते हैं स्प्लिट रेंज कंट्रोलर। स्प्लिट रेंज कंट्रोलर क्या होता है कि सपोज ये कंप्रेसर है, कंप्रेसर का ये डिस्चार्ज है, ये सक्शन है, ये डिस्चार्ज है, यहाँ पे एक प्रेशर ट्रांसमीटर है और डिस्चार्ज में कंट्रोल वाल्व है जो किसी दूसरे वेसल में जा रहा है। ये फ्लो ऐसा है। तो ये प्रेशर मेजर होगा, ये एक PIC प्रेशर इंडिकेटर कंट्रोलर में जाएगा और ये PIC इनपुट देगा इस कंट्रोल वाल्व पे। तो जैसे जैसे कंप्रेसर का डिस्चार्ज प्रेशर बढ़ेगा ये प्रेशर कंट्रोल वाल्व ओपन होगा टू मेंटेन प्रेशर एट कंप्रेसर डिस्चार्ज। बट एक लिमिट के बाद अगर ये कंट्रोल वाल्व पूरा ओपन हो गया, 100% ओपन हो गया, उसके बाद क्या होगा, दूसरा कंट्रोल वाल्व एक है, दूसरा कंट्रोल वाल्व जो कंप्रेसर के सक्शन में इस फ्लो को डाइवर्ट करेगा। तो उसके बाद ये PIC ये दूसरे कंट्रोल वाल्व को खोलना स्टार्ट कर देगा। तो ये PIC का 0 to 50% आउटपुट पे ये कंट्रोल वाल्व वाइड ओपन हो जाएगा और 50 to 100% का जो आउटपुट है वो इस कंट्रोलर को मिलेगा और ये कंट्रोलर 50% के ऊपर जब PIC का आउटपुट होगा तो ये खुलना शुरू हो जाएगा। उसके बाद ये प्रेशर कंट्रोल करने लगेगा। इस सिस्टम को बोलते हैं स्प्लिट रेंज कंट्रोलर। कंट्रोलर्स का डिस्कशन दोस्तों अधूरा रह जाएगा अगर हम एक और टाइप के कंट्रोलर के बारे में डिस्कस ना करें, जिसको हम बोलते हैं कास्केड कंट्रोल। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है लेकिन हम उसको भी एक एग्जांपल के थ्रू अंडरस्टैंड करने की ट्राई करते हैं। सपोज सेम एग्जांपल लेता हूँ मैं, जिसमें हम वाटर को हीट अप कर रहे थे। ये वाटर है, वाटर का इनलेट है। अब मैं इसको डायरेक्टली हीटर से हीट नहीं दे रहा, बट एक जैकेट है, ये जैकेटेड सिस्टम है और जैकेट में मैं एक हॉट ऑयल डाल रहा हूँ थ्रू अ कंट्रोल वाल्व, और ये हॉट ऑयल जैकेट के थ्रू सर्कुलेट करने से मैं क्या कर रहा हूँ, ये पानी का टेम्परेचर मेंटेन कर रहा हूँ। ये सपोज यहाँ पे एक टेम्परेचर इंडिकेटर है, ये सेंस कर रहा है टेम्परेचर, ये कंट्रोलर को जा रहा है TIC को, और ये TIC जो है वो ये हॉट ऑयल के फ्लो को कंट्रोल कर रहा है। अभी इस टाइप के कंट्रोल में दिक्कत क्या होती है, सपोज हॉट ऑयल का टेम्परेचर मेरा किसी रीज़न से ड्रॉप होता है, हॉट ऑयल का सप्लाई टेम्परेचर ड्रॉप हो गया, तो ये कंट्रोलर तब तक एक्शन नहीं लेगा जब तक कि ये टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। वाटर का टेम्परेचर इनसाइड द टैंक जब तक ये चेंज नहीं होगा तब तक ये कंट्रोल वाल्व को बिल्कुल चेंज नहीं करेगा, बल्कि हॉट ऑयल का टेम्परेचर ऑलरेडी ड्रॉप हो चुका है। तो वो जो इफेक्ट है पहले जैकेट के अंदर आएगा, जैकेट से फिर वो भी पानी के अंदर जाएगा, तो इसमें काफ़ी लैग होता है जिससे कंट्रोलर ठीक तरह से काम नहीं करता है। उससे बेटर तरीका ये है कि सपोज़ मैं यहाँ पर एक और TT लगाऊँ, एक दूसरा TT लगाया, ये टेम्परेचर चेक कर रहा है अंदर का हॉट ऑयल का, और ये जो TRC है ये क्या कर रहा है, एक यहाँ पर एक और TIC लगाया मैंने, ये TIC को बता रहा है, ये वाला TIC, कि आप हॉट ऑयल का टेम्परेचर ये मेंटेन करो, एक सेट पॉइंट दे रहा है। ये TIC बोल रहा है कि आप मेरा टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए हॉट ऑयल का टेम्परेचर मेंटेन करने का एक वैल्यू बता रहा है, जो कि ये TIC को सेट पॉइंट जाएगा। ये TIC क्या करेगा, वो ये हॉट ऑयल के टेम्परेचर का इनपुट लेगा और ये कंट्रोल वाल्व को वो कंट्रोल करेगा। तो इसमें दो टेम्परेचर कंट्रोलर हो गए, फर्स्ट टेम्परेचर कंट्रोलर ये हो गया और सेकंड टेम्परेचर कंट्रोलर ये हो गया। फर्स्ट टेम्परेचर कंट्रोलर का जो आउटपुट है वो सेट पॉइंट बनता है सेकंड टेम्परेचर कंट्रोलर पे। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन है इसको हम लोग बोलते हैं कैस्केड कंट्रोलर।
तो ये कैस्केड कंट्रोलर का फ़ायदा क्या होता है कि फाइनल इफेक्ट आने से पहले ही जो मास्टर कंट्रोलर है वो स्लेव कंट्रोलर को एक सेट पॉइंट दे के पानी का टेम्परेचर मेंटेन कर सकता है। तो इस सिस्टम को हम बोलते हैं कैस्केड कंट्रोलर, या इसको किसी अलग तरह से मास्टर एंड स्लेव कंट्रोलर भी बोलते हैं। तो दोस्तों ये आज हमने कंट्रोल सिस्टम, उसके बेसिक्स और डिफरेंट टाइप ऑफ कंट्रोलर्स के बारे में सीखा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के मेरे से पूछ सकते हैं, मैं अपनी बेस्ट एबिलिटी से उसको आंसर करने का ट्राई करूँगा। थैंक यू वेरी मच।